नमस्कार साथियों, ह्यूमन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाचन तंत्र होता क्या है, जैसे क्या होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हमें जीने के लिए, काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा होती है ना, किससे हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज व लवण क्या और वसा पाई जाती है। ये क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। ये बहुत ही जटिल संरचनाओं के रूप में होता है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र होता है, इन जटिल संरचनाओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये जो क्रिया होती है ये किसके माध्यम से पूर्ण होती है, तो ये पाचन तंत्र के माध्यम से क्या होती है, पूर्ण होती है। पाचन की हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो भोजन के जटिल अणुओं को रासायनिक क्रियाएं एवं एंजाइमों के द्वारा सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मानव ह्यूमन सिस्टम के अंदर जो मानव तंत्र होता है, ये दो प्रकार से क्या होता है, सम्मिलित होता है। इनको दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। एक तो अंगों के रूप में बांटा गया है, दूसरा किस में बांटा गया, ग्रंथियों के रूप में बांटा गया है। अंगों के रूप में हम देखते हैं तो अंग 7 प्रकार के होते हैं। मुख, कृष्णि, ग्रास नली, उसके बाद में आता है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। भोजन किस में ग्रहण करता है, तो भोजन मुख से ग्रहण करते हैं और मलद्वार से भोजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और त्याग दिया जाता है। उसके बाद हम ग्रंथियों के रूप में देखते हैं तो इसके अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है, यकृत ग्रंथि पाई जाती है और अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है मुख। मुख के बाद में आता है ग्रसनी। ग्रसनी कटोरुनुमा संरचना होती है। उसके बाद में आती है एक लंबी जैसी नली होती है, उसे ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद में ग्रास नली जहां खुलती है उसे हम अमाशय बोलते हैं। अमाशय के बाद में कौन आता है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में भोजन कहां से गुजरता है, ये जो बड़ी आंत, बड़ी आंत से क्या करता है, भोजन गुजरता है और मल द्वार या मलाशय द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में। जब भोजन किससे ग्रहण करते हैं, सबसे पहले मुख से ग्रहण करते हैं। तो मुख में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है, आगे जो क्या होता है, होठ भी होते हैं, दांत भी पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मसूड़े भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मानव ह्यूमन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो बाहरी आवरण था उसे हम क्या कहते हैं, तो होठ कहते हैं। होठ के बाद में आता है दांत। तो ये क्या करता है, दांत भी मानव या ह्यूमन सिस्टम के अंदर मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाता है, तो पहला हो गया कृतक, दूसरा हो गया रत्नक, तीसरा हो गया अग्रचौड़क, चौथा हो गया कौन सा, चौड़क। ये जो कृतक दांत होता है ना, ये कृतक भोजन को क्या करता है, काटने व कुतरने का कार्य करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख से, तो ये जो कृतक या आगे वाला जो दांत होता है ना, ये भोजन को क्या करता है, जो बाहरी आवरण, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आगे वाला दांत होता है ना, चार जोड़ी के रूप में ये दांत पाया जाता है। ये भोजन को क्या करता है, काटने व कुतरने का कार्य करता है। या ऊपर की साइड में 4 दांत पाए जाते हैं और नीचे की साइड में कितने दांत पाए जाते हैं, 4 दांत पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है दांत रद्नक। कर्तक के जस्ट पीछे की तरफ जो दांत पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं रद्नक दांत। ये भोजन को छीलने व फाड़ने का कार्य करता है। ये भी मानव तंत्र के अंदर ये भोजन कितना, रद्नक दांत कितना होता है, ऊपर की 2 साइड और नीचे भी क्या पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है अग्रचौड़क। अग्रचौड़क कितने पाए जाते हैं, तो अग्रचौड़क पाए जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे की साइड पाया जाता है। और चौड़क 6 ऊपर की साइड और 6 नीचे की साइड पाया जाता है। तो कुल कितने दांत हो गए, तो मानव तंत्र के अंदर कुल 32 दांत पाए जाते हैं। 16 ऊपर की तरफ और 16 नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं। ये जो अग्रचौड़क और चौड़क जो दांत होता है ना, ये भोजन को क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि मानव या मुख के अंदर एक लार ग्रंथि होती है। क्या होती है, लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि होती है ना, ये कुछ लार का स्त्रावन करती है।
लाल ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है, कर्णपूर्ण, अधोजव और अधोजीवा। ये कर्णपूर्ण होती है ना, ये कान के जस्ट नीचे की साइड पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्णपूर्ण कहते हैं। ये अधोजव ये मसूड़े के नीचे पाई जाती है, और अधोजीवा ये जीभ के जस्ट नीचे पाई जाती है। लाल ग्रंथि कुछ लार का स्त्रावण करती है, जिससे ये क्या होता है, भोजन क्या होता है, भोजन को लचीला माध्यम प्रदान करता है, भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। ये कुछ तरल माध्यम प्रदान करती है सीरम के रूप में। ये भोजन को क्या करता है, लुगदी समान बनाती है, भोजन को क्या करता है, और लसलसा बनाती है, चिकना व तरल बनाती है। और लाल ग्रंथि कुछ एंजाइम्स का भी स्त्रावण करती है। भोजन में आए कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन किसके अंदर होता है, तो सबसे पहले पाचन होता है मुख गुहा के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ एंजाइम्स का स्त्रावण करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम होता है। या तो टाइलिन बोल दो या एमाइलेज बोल दो, एक ही बात होता है। ये जो टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। उसके बाद आती है ग्रसनी, मुख के अंदर भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया पूर्ण रूप से। अब उसके बाद आता है ग्रहणी, मुख में भोजन का पाचन हो गया। मुख के बाद में भोजन किसके अंदर आता है, तो ग्रसनी के अंदर आता है। ये जो ग्रसनी होती है 3 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले ग्रसनी होती है नासा ग्रसनी, उसके बाद में होती है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी के बाद में कौन सी होती है, कंठ ग्रसनी होती है। जो नाक की तरफ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नासा ग्रसनी कहते हैं। जो मुख की तरफ पाई जाती है उसे हम कौन क्या कहते हैं, मुख ग्रसनी कहते हैं। और जो कंठ की तरफ पाई जाती है वो क्या कहलाती है, कंठ ग्रसनी कहलाती है। जो कंठ ग्रसनी होती है, कंठ ग्रसनी के रूप एक संरचना पाई जाती है। कंठ ग्रसनी के अंदर एक प्याले में एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। ये जो एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि भोजन ग्रास नली के अंदर प्रवेश करे और वायु किसके अंदर प्रवेश करे, श्वास नली के अंदर ही प्रवेश करे। जैसे क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो ये क्या करता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो ये क्या करता है, ग्रास नली को बंद कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ढक्कन की तरह कार्य करता है। अब भोजन किसके अंदर आ गया, अब भोजन आता है ग्रास नली के अंदर आता है। ये जो ग्रास नली होती है ना, ये एक लंबी संरचनाओं के रूप में अर्थात एक लंबी नली के रूप में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली मुख्य ग्रसनी तथा अमाशय के मध्य वाली संरचना कौन सी होती है, ग्रसनी या अमाशय के मध्य वाली संरचना क्या कहलाती है, लंबी नली के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली क्या करता है, भोजन को क्या करता है, क्रमानुकुंचन गति प्रदान करता है। क्रमानुकुंचन क्या करता है, गति प्रदान करता है, जिससे भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे ये क्या होता है, ग्रास नली भोजन को क्या करता है, क्रमानुकुंचन गति प्रदान करता है और भोजन को क्या करता है, ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो भोजन होता है ये बोलस के रूप में होता है आता है। ये बोलस क्या होता है, तो मुख के अंदर क्या होता है, भोजन के अंदर लाल ग्रंथि में मिश्रित हो गई, कुछ एंजाइम में मिश्रित हो गए, कुछ श्लेष्मा में क्या हो गई, इसके अंदर स्त्रावण हो गए। ये क्या हो जाए, एक समृद्ध रूप में क्या हो गया, भोजन मिल गया, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये बोलस के रूप में क्या आता है, भोजन नीचे आता है ग्रास नली के माध्यम से। अब जैसे क्या होता है, भोजन यहाँ से क्या हो गया, नीचे आया भोजन, जैसे यहाँ से भोजन यहाँ पे आया तो ये क्या हो गई, उस जगह पर ये क्या हो गई, ग्रास नली फूल गई, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, भोजन यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पे जो ऊपर वाली होगी वो सेम स्थिति हो गई और यहाँ से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अर्थात ये स्टेप बाय स्टेप भोजन को क्या करता है, ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाता है। ग्रास नली का ये कार्य है। ग्रास नली कुछ श्लेष्मा का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। ग्रास नली के बाद में भोजन किसके अंदर प्रवेश हो गया, तो ग्रास नली के बाद में भोजन प्रवेश हो गया अमाशय के अंदर प्रवेश हो गया। ये जो अमाशय होता है ना, अमाशय कितने भागों में डिवाइड होता है, तो अमाशय 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो पहला भाग होता है ना अमाशय का, ये पहला भाग, इस पहले भाग को हम बोलते हैं जठर गम भाग। क्या बोलते हैं, जठर गम भाग। ये जो मध्य वाला भाग होता है, ये मध्य वाला भाग कहलाता है फंडिस भाग। कौन सा भाग कहलाता है, फंडिस भाग कहलाता है। ये जो तीसरा भाग होता है, ये तीसरा भाग कहलाता है जठर निर्गमी भाग। कौन सा भाग कहलाता है, जठर निर्गमी भाग कहलाता है। जठर निर्गमी भाग कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया, जठर गम भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग। जैसे ही भोजन ग्रास नली से अमाशय के अंदर प्रवेश करता है ना, तो इसके अंदर ऑक्सेंटिव कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। ये ऑक्सेंटिव कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है, अस्यल का स्त्रावण करती है।
और इसके अंदर एक तो HCl का स्त्रावण करती है, ठीक है, उपसर्पी कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है, HCl का स्त्रावण करती है। और अमाशय के अंदर कुछ क्या पाई जाती है, ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती है। ये ग्रीवा कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होती है, HCl से क्या मिल सके, सुरक्षा मिल सके। क्या पाई जाती है, ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है ग्रीवा कोशिका पाई जाती है। ये ग्रीवा कोशिकाएं मुख्य से श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। और अमाशय के अंदर कुछ एंजाइम्स का भी क्या होता है, स्त्रावण होता है। जैसे ही भोजन अमाशय के अंदर प्रवेश करता है तो HCl क्या करता है, जैसे क्या होता है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के अंदर क्या होता है, कुछ रोगाणु होते हैं, कुछ क्या होता है, जीवाणु भी होते हैं। ये क्या करता है, रोगाणु और जीवाणु को कौन, ये क्या करता है, मारता है। कुछ भी रोगाणु हो जाता है, ये क्या, जैसे हमें शरीर को क्या हो जाए, बचाव हो सके, किससे, रोगाणु और जीवाणु से शरीर का क्या हो सके, बचाव हो सके। जैसे ये क्या करता है, जैसे HCl क्या करता है, HCl का पहला कार्य होता है ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा इसका कार्य होता है ये रोगाणु का क्या करता है, ये रोगाणु का भक्षण करता है, अर्थात रोगाणु और जीवाणु को क्या करता है, मारता है। तीसरा इसका कार्य है पेप्सिन ओजोन को पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीवा को, अब जैसे क्या होता है, ये अच्छे होता है ना, बहुत ही अत्यधिक तीव्र होता है। इसकी एक बूंद भी हमारी स्किन को टच हो जाती है ना, तो हमारी स्किन को क्या कर देती है, जला देती है, अर्थात स्किन को क्या कर देती है, खड्डा कर देती है। तो इसके बचाव के लिए क्या पाया जाता है, अमाशय की चारों तरफ क्या पाई जाती है, ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती है। ये ग्रीवा कोशिकाएं म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे अमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान हो सके। उसके बाद में कुछ एंजाइम्स का भी, अमाशय कुछ एंजाइम्स का भी क्या करता है, स्त्रावण करता है। अब जो पेप्सिन होता है ना, भोजन के अंदर क्या होता है, पेप्सिन होता है। अब ये क्या करता है, पेप्सिन को क्या करता है, प्रोटीन, पेप्सिन ये क्या करता है, पेप्सिन जो होता है ना एंजाइम, ये प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन के अंदर आए प्रोटीन का कौन पाचन करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और ये रेनिन क्या है, तो रेनिन हमारे अंदर तो क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, परंतु जो छोटे बच्चों और होते हैं ना, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये पेप्सिन की जगह रेनिन पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करने के लिए छोटे बच्चों के अंदर रेनिन नाम का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है, तो ये पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब भोजन किसके अंदर प्रवेश हो गया, अमाशय के, अमाशय के बाद में भोजन प्रवेश होता है छोटी आंत के अंदर। जब भोजन अमाशय में पाचन हो जाता है तो भोजन अमाशय के बाद में किसके अंदर आता है, तो अमाशय के बाद में भोजन आता है छोटी आंत के अंदर। ये जो छोटी आंत होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत। इसका पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है अग्र शुद्रांत, तीसरा भाग होता है शुद्रांत। जब भोजन शुद्रांत के पहले भाग ग्रहणी के अंदर आता है तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किसके अंदर होता है, तो ग्रहणी के अंदर होता है। ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किसके अंदर होता है, तो ग्रहणी के अंदर होता है। जैसे ही भोजन ग्रहणी के अंदर या छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है तो उसी समय अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है, और यकृत ग्रंथि से किसका स्त्रवण होता है, पित्तरस का स्त्रवण होता है। ध्यान देने योग्य बात, अब ये पित्तरस कहां से आता है, तो यकृत के अंदर क्या होता है, आंतरिक भित्ति की तरफ यकृत पालिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यकृत पालिकाएं पाई जाती है। ये जो यकृत पालिका है, बहुत सारी यकृत पालिकाएं पाई जाती है। ये यकृत पालिकाएं किसका स्त्रवण करती है, तो पीतरस का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, पीतरस का स्त्रवण करती है। जो पीतरस होता है ना, ये पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर पीतरस क्या होता है, संग्रहित रहता है। जैसे ही भोजन छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी के अंदर प्रवेश होता है तो पित्ताशय से पीतरस का स्त्रवण हो गया और अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्त्रवण हो गया। जैसे पित्ताशय से पीतरस, ये पीतरस का कार्य क्या होता है, तो पीतरस भोजन को पहला काम, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्योंकि अमाशय के अंदर क्या था, अम्लीय माध्यम था भोजन का, तो ये भोजन को पहला काम, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा इसका काम होता है वसा का पायसीकरण करता है। तीसरा इसका काम होता है कि लाइपेज एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। उसके बाद में आता है अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का क्या हो जाता है, स्त्रवण हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बहिःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। तो
तो बहिस्रावी के रूप अंतःस्रावी के रूप में कुछ हार्मोन्स का स्त्रावण करती है और बहिस्रावी के रूप में कुछ एंजाइम्स का भी स्त्रावण करती है। तो अंतःस्रावी के रूप में जो हार्मोन्स होता है इंसुलिन व ग्लूकागॉन का स्त्रावण करती है। ये जो इंसुलिन या ग्लूकागॉन होता है ना, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये शुगर को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी को मान लो शुगर हो गया तो इसको क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को अर्थात ये शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद में आता है अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। इसके अंदर खनिज व जो जल भोजन के अंदर वे खनिज व कुछ लवण होता है, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर कुछ उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, भोजन का क्या होता है, पाचन भी होता है और कुछ खनिज व लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत के बाद में भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंत के अंदर। छोटी आंत के बाद में भोजन प्रवेश करता है, ऐसे यहाँ से भोजन प्रवेश हो गया बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर भी क्या होता है, बड़े बड़े उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं और बड़ी आंत के अंदर कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं, जो किण्वन क्रिया द्वारा अपचित भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है, अपचित भोजन का अवशोषण करता है। अब भोजन के अंदर अवशोषण कर लिया, भोजन के अंदर कुछ जल भी होता है, खनिज भी होता है, उसका भी क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इसका कार्य सिर्फ क्या करता है, खनिज व जल का क्या करता है, अवशोषण करना ही होता है। उसके बाद में भोजन किसके अंदर प्रवेश होता है, तो इसके बाद में भोजन प्रवेश होता है मलाशय के अंदर। किसके अंदर प्रवेश होता है, मलाशय के अंदर। मलाशय के बाद में भोजन को मलद्वार द्वारा क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये आपको क्लास पसंद आए तो इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।